एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर सेकेंड, यूनिट सेकेंड हमारी चल रही थी जिसमें हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ह्यूमन बॉडी के लिए। कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, कोई भी वर्क परफॉर्म करने के लिए हमें ज़रूरत होती है एनर्जी की। ठीक है, एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब एनर्जी हमें मिलती कहाँ से? फूड से। ठीक है, फूड से मतलब जब इस फूड का कंबशन होता है तो क्या होता है? एनर्जी फॉर्म होती है। आप बोल सकते हो कंबशन, या फिर ऑक्सीडाइज जब ये होता है फूड तब क्या होता है? एनर्जी फॉर्म होती है। अब कोई भी जब ऑक्सीडाइज हो रही है तो हमें ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन हमें मिलती कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। ठीक है, एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं हम? ऑक्सीजन लेते हैं। जब फूड का कंबशन होता है तो दो चीज़ें होती हैं। पहला, CO2 फॉर्म होती है। ठीक है, जो रिलीज हो जाती है कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। ठीक है, दूसरा होता है एनर्जी फॉर्म होती है, जो हमारी बॉडी क्या कर लेती है? कंज्यूम कर लेती है। ठीक है, जिसकी वजह से हम कैपेबल हो पाते हैं कोई भी काम करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। राइट, तो सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कि रेस्पिरेशन होता क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी का प्रोडक्शन क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। इस एक्टिविटी के दौरान हम करते क्या है? हम ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से और रिलीज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वापस से एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो सिंपली रेस्पिरेशन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रोडक्शन होता है? एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एक्चुअली ये था ओवरऑल रेस्पिरेशन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जब हम पढ़ते हैं तो दो टर्म्स आती हैं। पहला आता है इंस्पिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन का क्या मतलब हुआ? ऑक्सीजन को लेना, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेना। एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन इन। ठीक है, एटमॉस्फेयर से एयर को लेना, बेसिकली हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इंस्पिरेशन। दूसरा आता है एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन, इस प्रोसेस में क्या होता है? इंस्पिरेशन का एकदम उल्टा, मतलब एयर इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इंस्पिरेशन में हमने क्या लिया था? ऑक्सीजन को लिया था, और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन हम रिलीज कर देते हैं एयर को वापस एटमॉस्फेयर में। बेसिकली हम रिलीज क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, तो ये दो टर्म आती है जब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ते हैं। पहला है इंस्पिरेशन, दूसरा है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में हम एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेते हैं, मतलब सांस लेते हैं, और एक्सपिरेशन में रिलीज कर देते हैं वापस से एटमॉस्फेयर में एयर को। ठीक है, कौन सी गैस हम रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एक तरीके से हमें गैसेस का एक्सचेंज देखने को मिल रहा है बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब जो ये गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है एटमॉस्फेयर के बीच में और लंग्स के बीच में, डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट पे। जब लंग्स के बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच में एक तरीके का प्रेशर ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हो जाता है, तब गैसेस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। क्लियर है? ठीक है, द exchange of gases between lungs and atmosphere depends on
प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है जब एक्सचेंज होता है गैसेस का बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट स्टेब्लिश हो जाता है। अब इंस्पिरेशन में क्या होता है, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है, या आप बोलो कि लंग्स का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होता है, इंस्पिरेशन हो पाता है, या हम बोलें कि हम सांस अंदर ले पाते हैं, ठीक है। तो इंस्पिरेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बिकम लेस, ठीक है, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेस देन, ठीक है। तब क्या होता है, इंस्पिरेशन होता है। प्रेशर क्या है, लेस देन, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से नेगेटिव है यहाँ पे प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे, ऑक्सीजन का क्या होता है, इनटेक होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। एक्सपिरेशन में इसके बिल्कुल उल्टा हमें देखने को मिलता है। एक्सपिरेशन में क्या होता है, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है ना, वो ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्सपिरेशन में इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर become more than atmospheric pressure, ठीक है। मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या है, पॉजिटिव में है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव में है, ठीक है। जिस इंस्पिरेशन में क्या होता है, O2 हम अंदर लेते हैं, और एक्सपिरेशन में क्या होता है, CO2 रिलीज हो जाता है, CO2 का रिलीज हो जाता है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ पे नोट करने वाले हैं वो ये है कि जो एयर होती है वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल होती है। तो जो गैसेस होती हैं, या एयर आप बोलो, गैसेस travels from high pressure to लो प्रेशर। हमेशा क्या होता है, गैसेस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। इसे आप इम्पोर्टेंट करके नोट कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो लंग्स होता है उनमें खुद में कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो खुद से एक्सपेंड कर पाए या कॉन्ट्रैक्ट कर पाए, उसके लिए वो डिपेंड करते हैं थोरेसिक कैविटी पे, ठीक है। जब थोरेसिक कैविटी का जो साइज़ है या वॉल्यूम है बढ़ जाता है तो जो लंग्स है उनका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। वहीं पे अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है या घट जाता है तो क्या होता है, जो लंग्स होता है उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लंग्स है वो टोटली डिपेंड करता है किस पे, थोरेसिक कैविटी पे। जहाँ पे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, ठीक है। लंग्स कैन नॉट एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट बाय देयर ओन, ठीक है। For this, they depends on thoracic cavity, ठीक है। थोरेसिक कैविटी में क्या होता है, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक कैविटी में, जिसको आप क्या बोलते हैं, वक्ष गुहा भी बोल सकते हैं थोरेसिक कैविटी को, ठीक है। में क्या होता है, जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है
तो साथ ही साथ में क्या होता है, लंग्स का भी वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। वहीं पे अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो उसके साथ में क्या होता है, लंग्स का भी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है। हम लिख लेते हैं इसको। वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity decreases। उसके साथ ही साथ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, डिक्रीजेस, ये पहला केस है। दूसरा केस है जब क्या होता है, वॉल्यूम यहाँ पे थोरेसिक कैविटी का इंक्रीज हो जाता है। अगर वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity increases। ठीक है, अब thoracic cavity का वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो गया तो उससे क्या होगा, लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। लंग्स ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। थोरेसिक कैविटी का अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो उसके साथ ही क्या होता है, लंग्स का वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वहीं पे अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो गया तो लंग्स का वॉल्यूम भी जो क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। एज बिकॉज लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत ही बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी है, प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में बेसिकली, और किस तरीके से जो है लंग्स परफॉर्म करता है। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि मैकेनिज्म किस तरीके से होता है रेस्पिरेशन का, इंस्पिरेशन किस तरीके से होता है, और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म लेवल पे, लंग्स में किस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ हम कर लेते हैं। हमें पता है कि जो लंग्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम वक्षीय गुहा भी बोलते हैं। तो एक तरीके से केज होता है जिसको हम बोलते हैं वक्षीय पिंजरा भी बोल सकते हो, या थोरेसिक केज आप बोल सकते हो। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, जो कि प्रेजेंट होता है डोर्सल पोजीशन पे। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम इस तरीके से, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, कहाँ कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, डोर्सल पोजीशन में क्या प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम। पोस्टीरियर साइड में क्या प्रेजेंट है, डायफ्राम। ठीक है, इस तरीके से पोस्टीरियर पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, डायफ्राम। ठीक है, ये है डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम प्रेजेंट है। लेटरल पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, स्टर्नम। ये प्रेजेंट है स्टर्नम। पोजीशन क्या है इसकी, लेटरल। ये डायफ्राम पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है लेटरल साइड में। अब जो लंग्स होते हैं हमें पता है कि वो चारों तरफ किससे घिरे हुए होते हैं, पसलियों से, रिब्स से घिरे हुए होते हैं। बेसिकली 12 पेयर ऑफ रिब्स हमें देखने को मिलता है। हम वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। 12 पेयर होता है बेसिकली। मैं यहाँ पे कुछ कमी बना रही हूँ। इस तरीके से चारों तरफ जो लंग्स है वो कवर्ड रहते हैं रिब्स से। ये चारों तरफ रिब्स प्रेजेंट है लंग्स के, इस तरीके से। ठीक है, अब इन रिब्स को आपस में कौन जोड़े रखता है, कुछ मसल्स प्रेजेंट होती है बिटवीन रिब्स, इनको बोलते हैं हम इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, ये रिब्स हैं, इनके बीच में प्रेजेंट होती है मसल्स इस तरीके से, जो इनको आपस में जोड़े रखती हैं। यहाँ पे क्या आपस में इनको कनेक्टेड रखती है ये मसल्स। ठीक है, तो 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होता है और 11 पेयर ऑफ ये मसल्स प्रेजेंट होती है। इन मसल्स को हमने बोला इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, आप लिख सकते हो इंटरकोस्टल
इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स बेसिकली ये भी दो तरीके की होती है। पहला है इंटीरियर इंटरकोस्टल मसल, दूसरा है एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, दो तरह की इंटरकोस्टल मसल प्रेजेंट है, इंटीरियर इंटरकोस्टल मसल, दूसरा है एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो ये दो तरह की जो मसल्स प्रेजेंट होती है बिटवीन रिब्स। ठीक है, अब इंस्पिरेशन में हमें पता है कि क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है वो अंदर आती है। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे इंस्पिरेशन क्या होता है इस प्रोसेस में। बेसिकली इसका जो टाइमिंग होता है वो होता है 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड का होता है इंस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन इन, मतलब जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो क्या लेते हैं, हम अंदर की तरफ लेते हैं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ठीक है, अब ये प्रोसेस होता क्या है और किस तरह की इसमें चेंज आते हैं। पहला चेंज हमें देखने को मिलता है डायफ्राम में। ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है, जो डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से हमें पता है इसकी पोजीशन, अभी करंट पोजीशन इसकी क्या है, ये करंट पोजीशन पे डायफ्राम कहाँ है, इस तरीके से प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही इसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा होगा इसकी पोजीशन यहाँ आ जाएगी, ये फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, डायफ्राम को पहले मैंने रिप्रेजेंट किया D1 से, लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्शन के बाद इसकी पोजीशन क्या हो जाती है, D2। ठीक है, डायफ्राम यहाँ था और यहाँ आ गया अभी। तो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है तो एक तरफ एकदम ही क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको दिख रहा है कि अभी इसकी पोजीशन यहाँ है, लेकिन जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे क्या हुआ, वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो डायफ्राम है वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया और उसका जो पोजीशन है वो चेंज हो गया। ठीक है, एकदम फ्लैट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो हम पहला लिखेंगे, डायफ्राम में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाता है, तो क्या हो गया, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटीरियर पोस्टीरियर का वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, एकदम क्या हो जाता है, डायफ्राम जो फ्लैट हो गया, डायफ्राम क्या होता है, फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटीरियर पोस्टीरियर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि इस कारण इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे वॉल्यूम का क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, क्योंकि जो डायफ्राम था उसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो गया, जिसकी वजह से वो एकदम फ्लैट हो गया और आपको दिख रहा होगा कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। पोजीशन पहले D1 थी, अब क्या हो गई, D2 हो गई है। ठीक है, तो ये पहली चीज़ होती है, डायफ्राम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन पैदा हुआ। दूसरा होता है कि जो ये मसल्स होती हैं, हमने दो तरह की मसल्स पढ़ी थी, इंटीरियर इंटरकोस्टल मसल, दूसरा था एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल। तो ठीक है, यहाँ पे जो एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल है इसमें भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है, जिसकी वजह से जो रिब्स हैं और जो स्टर्नम है ये क्या होता है, लिफ्ट कर जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो पहला आप ये नोट कर लीजिए, दूसरा क्या होता है कि एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल, इसमें क्या हो जाता है, ये भी एक तरीके से इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाता है, ये भी क्या कर जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, ये भी इंटीरियर इंटरकोस्टल मसल, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो रिब्स हैं और जो स्टर्नम है वो लिफ्ट कर जाता है। अभी जो हमें पोजीशन, करंट पोजीशन दिख रही है स्टर्नम की,
ये है, दिखाई दे रही होगी आपको यहाँ पे इस तरीके से। इसको मैंने बोला S1 पोजीशन पे प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन पैदा हुआ मसल्स में, एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल में, तो इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, पहले इसकी पोजीशन क्या थी S1, अभी क्या है S2। इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो S2 से। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, एक तरीके से इंक्रीजमेंट हो गया है पोजीशन वॉल्यूम में। ठीक है, वॉल्यूम पहले कितना था, इतना ही था जितना आपको दिख रहा है। और इस जो इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे भी क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और डोर्सल लेटरल पे भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम। ठीक है, तो इंस्पिरेशन में क्या करते हैं हम, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो अंदर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जब इंटीरियर इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जो डोर्सल लेटरल में क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इंस्पिरेशन हो पाता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन रिब्स एंड स्टर्नम गेट्स लिफ्टेड। ठीक है, लिफ्ट कर जाते हैं स्टर्नम और जो रिब्स होते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। ज़्यादा वॉल्यूम मतलब प्रेशर कम। ठीक है, वॉल्यूम जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। मोर विल बी द प्रेशर, मोर विल बी द प्रेशर, मोर विल बी द वॉल्यूम, मोर विल बी द वॉल्यूम, यहाँ पे ज़्यादा है ना वॉल्यूम, लेस विल बी द प्रेशर। ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा है तो क्या यहाँ पे प्रेशर कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, थोरेसिक कैविटी का क्या है, यहाँ पे प्रेशर कम है क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा है तो क्या हुआ, प्रेशर कम है। अब जो लंग्स का प्रेशर या बोलो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो कम है, प्रेशर कम है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो ड्रोन इन हो जाती है। मतलब जो इंस्पिरेशन प्रोसेस है वो अकर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अंदर का जो प्रेशर है वो कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंपेयर में। ठीक है, तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर जो है अंदर की तरफ आती है, हम सांस ले पाते हैं। ये प्रोसेस होता है इंस्पिरेशन में। अब हम देखते हैं कि ड्यूरिंग एक्सपिरेशन क्या होता है। एक्सपिरेशन में एकदम इंस्पिरेशन का उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है, जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम का पोजीशन पहले D1 था। जैसे ही डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन पैदा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कर गया डायफ्राम, पोजीशन हो गया D2, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस पे क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। दूसरी तरफ क्या हुआ, जो एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल्स था उसमें भी क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो गया, जिसकी वजह से जो डोर्सल लेटरल था, डोर्सल लेटरल एक्सिस पे भी क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, क्योंकि जो स्टर्नम और रिब्स थे वो लिफ्ट कर गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया था ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। एक्सपिरेशन में एकदम इसका उल्टा हो रहा है, जो डायफ्राम था वो भी रिलैक्स हो जाता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है। मतलब ये पहले D1 पे था, इंस्पिरेशन जैसे हुआ D2 पे आ गया, वापस से क्या हुआ, D1 पे चला गया। ठीक है, वहीं पे जो स्टर्नम था इसका पोजीशन पहले S1 था, लेकिन जैसे ही इंस्पिरेशन हुआ इसका पोजीशन S2 हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। लेकिन जैसे एक्सपिरेशन हो जाता है, जो S2 था वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है। सेम डायफ्राम भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है। ठीक है, तो एक्सपिरेशन जो होता है, टाइम कितना लगता है एक्सपिरेशन में, 3 सेकेंड। इंस्पिरेशन में कितना था, 2। ठीक है, एक्सपिरेशन में 2 सेकेंड का टाइम लगता है। और होता क्या है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, जो एयर होती है वो रिलीज्ड आउट होती है। ठीक है, मतलब एयर इज रिलीज्ड आउट इन एटमॉस्फेयर, एयर इज रिलीज्ड आउट। ठीक है, कौन सी गैस हम रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। ठीक है, अब इंस्पिरेशन में हमने पहले देखा था कि जो डायफ्राम था उसमें क्या हो गया था, कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो गया था, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर गया था। यहाँ पे क्या होगा, वो रिलैक्स हो जाएगा। डायफ्राम क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो वापस अपनी पोजीशन मतलब ओरिजिनल पोजीशन D2 पे चला गया। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हुआ, वापस से जैसे ही ये रिलैक्स हो गया मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला गया, तो जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का वॉल्यूम ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इंक्रीज हुआ था, वापस से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे क्या हुआ, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू दिस वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity डिक्रीजेज। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे क्या होता है, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे क्या हुआ, डिक्रीज हो गया वॉल्यूम। उसी तरीके से जो एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल थी वो भी क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से जो डोर्सल लेटरल हमने बोला था, डोर्सल लेटरल एक्सिस पे जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था वो भी वापस से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे डायफ्राम जो है रिलैक्स हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखते हैं एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो गई, वापस से रिलैक्स हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, डोर्सल वेंट्रल पोजीशन में क्या हुआ, जो वॉल्यूम था जो इंक्रीज हुआ था वापस से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, नोट्स में पहले ही आपको लिखवा चुकी हूँ, तो ये एक्सप्लेनेशन के लिए हमने जो है वीडियो बनाया था। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा इसमें। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि वॉल्यूम जो है वापस से क्या हुआ, डिक्रीज हो गया है, वॉल्यूम कम हो गया है, इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा हो गया है। तो ये प्रोसेस होता है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, जिसका टाइमिंग होता है 3 सेकेंड। यहाँ पे वापस से क्या होता है, डायफ्राम और जो इंटरकोस्टल एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल थी वापस से क्या होती है, रिलैक्स हो जाती है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन दोनों ही क्या कर जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पढ़ा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन किस तरीके से थोरेसिक कैविटी में चेंज देखने को मिलता है। थोरेसिक कैविटी में चेंज हुआ मतलब उसका मतलब हुआ लंग्स के अंदर भी सेम चेंज आ रहा है। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है तो लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। यहाँ पे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। ठीक है, तो मतलब लंग्स का वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है लंग्स का और कहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लंग्स के अंदर, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने डायग्राम ड्रॉ किया है लंग्स का। ठीक है, हमें पता है जो लंग्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसके साथ ही लंग्स का वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज होता है, और अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो लंग्स का वॉल्यूम जो है वो भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, एयर जो है बॉडी के अंदर या बोलो लंग्स के अंदर किसके थ्रू आती है, ट्रैकिया के थ्रू, या आप बोलो विंड पाइप के थ्रू एयर जो है एंटर करती है। ठीक है, फर्दर ये जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, यहाँ पे लेफ्ट ब्रोंकस में और राइट ब्रोंकस में। लेफ्ट ब्रोंकस जो है बॉडी के लेफ्ट पार्ट में प्रेजेंट है, और राइट ब्रोंकस जो है राइट पार्ट में जो है एयर को फर्दर पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये लंग्स जो है कवर रहते हैं एक तरीके से या सराउंडेड रहते हैं आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा से। अब ये प्लूरा का फंक्शन क्या होता है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, जो कि एक तरीके से फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। जब जो लंग्स से एक्सपेंड करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो किसी भी तरीके की कोई फ्रिक्शन ना हो वहाँ पे, तो वो जो प्लूरल फ्लूइड है वो उसमें हेल्प करता है। यहाँ पे प्रेजेंट है कार्डिया नोच। ठीक है, हमने जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, कार्डियक सिस्टम पढ़ा था, तब हमने यहाँ पे देखा था यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट रहता है। ठीक है,
फर्दर जो ये ब्रोंकस है ये डिवाइड करता रहता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ब्रांच जैसा कुछ स्ट्रक्चर बन रखा है। तो ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, इस तरीके से डिवाइड करता रहता है। ठीक है, एंड में जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट है। और ब्रोंक्यूल्स का जो एंड है वो टाइनी सैक के रूप में प्रेजेंट होता है, जिसको हमने नाम दिया एल्वियोलाई। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये क्या है? एल्वियोलाई, जिसको हमने यहाँ पे जूम करके दिखाया है तो किस इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है? एल्वियोलाई। ठीक है, जो हम गैसेस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं वो सारा का प्रोसेस कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है, यहाँ इसका जो है सारा प्रोसेस हो रहा है। इसको फर्दर अगर हम जूम करके देखें तो कुछ इस तरीके से जो है ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, एल्वियोलाई के चारों तरफ क्या है? ब्लड स्ट्रीम प्रेजेंट होता है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक्सचेंज होता है गैसेस का। एल्वियोलाई जो है ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर दे रहा है यहाँ पे ब्लड में, और जो ब्लड है उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस चला जाता है एल्वियोलाई में। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सचेंज होता है गैसेस का। इसको हम डीप में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है डायफ्राम, कार्डियक नोच हमने देख लिया था। द ब्रोंक्यूल्स एंड इन टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड एल्वियोलाई, जिसकी हमने अभी बात करी थी। ब्रोंक्यूल्स का जो एंड है टाइनी सैक के रूप में होता है। ठीक है, जिसको हमने बोला एल्वियोलाई। एल्वियोलाई आर वेयर गैसेस डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम। तो यहाँ पे क्या होता है? ब्लड जो गैसेस का डिफ्यूजन कहाँ होता है? एल्वियोलाई के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे जो ब्लड स्ट्रीम में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो वापस चली जाती है एल्वियोलाई के अंदर, और एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो वापस से ट्रांसफ़र हो जा रही है किसमें? ब्लड स्ट्रीम में। तो इस तरीके से जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एल्वियोलाई होता है उसने कुछ एडेप्टेशन की होती हैं जिसकी वजह से वो कैपेबल हो पाता है कि जो गैसेस का एक्सचेंज है वो मैक्सिमम रेट से कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एडेप्टेशन हमने डिस्कस करी हैं एल्वियोलाई की। पहला है मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई मीन्स दैट द लंग्स हैव अ ह्यूज सरफेस एरिया। जो एल्वियोलाई होती है वो मिलियंस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है? लंग्स के अंदर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। अब सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया मतलब जो गैसेस का एक्सचेंज है वो मैक्सिमम हो सकता है वहाँ पे। दूसरा है द एल्वियोलाई हैव वेरी थिन वॉल सो द डिफ्यूजन पाथ इज़ वेरी शॉर्ट। एल्वियोलाई की जो वॉल होती है वो बहुत ही थिन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, और जो गैसेस का एक्सचेंज है वो मैक्सिमम हो पाएगा बहुत ही कम टाइम के अंदर। थर्ड आता है एल्वियोलाई हैव वेरी गुड ब्लड सप्लाई। एल्वियोलाई के पास में जो ब्लड सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से जो गैसेस का एक्सचेंज है वो मैक्सिमम हो पाता है। ये कुछ एडेप्टेशन यहाँ पे हमने पढ़ी एल्वियोलाई के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर अलग अलग गैसेस प्रेजेंट है, और हर एक गैस का अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग गैसेस प्रेजेंट है। ठीक है, अगर बात करें ऑक्सीजन की तो उसका कंट्रीब्यूशन है 21%। N2 की बात करें नाइट्रोजन की तो उसका अमाउंट है 78%, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उसका होता है 0.04%। ठीक है, इस तरीके से इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है अलग अलग होता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये जो अमाउंट प्रेजेंट है इससे हमने एक अमाउंट फाइंड किया जिसको हमने बोला टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या हम बोल सकते हैं टोटल नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द गैसेस। ये जो प्रेशर हमें मिला है ये सारी गैसेस का इंक्लूड है इसमें। ठीक है, अब ये अमाउंट हमें कितना मिला है? 760 mmHg। 760 mmHg ये जो प्रेशर हमें मिला है, इस प्रेशर के अंदर सारी की सारी गैसेस का पार्शियल प्रेशर इंक्लूड है, तब जाकर ये प्रेशर मिला है हमें 760 mmHg। अब इस प्रेशर में
ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है, या हम बोले ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर है, या N2 का कितना पार्शियल प्रेशर है, वो हम फाइंड आउट करेंगे किससे, कि इसका अमाउंट कितना प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन की बात करें तो जो टोटल अमाउंट है कितना है 760 mmHg, ठीक है। हमें पता है ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है एटमॉस्फेयर के अंदर 21/100, ठीक है। इससे हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर की हम बात करें, पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये आएगा 159.6 mmHg के करीब, ठीक है। तो इससे हमें मिल गया जो कि पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। तो जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर के अंदर वो आता है 159.6 mmHg, ठीक है। अब हम बात करते हैं N2 की। N2 का अमाउंट कितना है 760 इंटू 78/100, ठीक है। तो इसका जो अमाउंट आता है वो आता है 600 mmHg, ठीक है। तो ये है पार्शियल प्रेशर किसका, नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 760 है टोटल, इनटू में हमने किया 0.04/100, इसका आता है लगभग 0.3 mmHg। तो ये पार्शियल प्रेशर है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, ठीक है। तो ये हमने सबके पार्शियल प्रेशर जो है यहाँ से फाइंड आउट कर लिए हैं। ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर है 159.6 mmHg, नाइट्रोजन का है 600 mmHg, वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड का है 0.3 mmHg, ठीक है। तो ये सब क्या है, पार्शियल प्रेशर है सबके, ठीक है। अब इससे हम फर्दर स्टडी करेंगे, ये आप साथ ही साथ में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई है, ठीक है, जहाँ पे हमने शो किया है कि कौन सी गैस का कितना प्रेशर है, या पार्शियल प्रेशर हम बोलें, ठीक है, कितना पार्शियल प्रेशर है उस पर्टिकुलर गैस का। जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में सिर्फ 2 गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। हमें पता है कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस कैसे होता है, ग्रेडियंट बेस्ड होता है, मतलब हायर से लोअर की तरफ जाता है, ठीक है। और जो गैसेस का एक्सचेंज है ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी साइड पे होता है, एल्वेलाई में, ठीक है। एल्वेलाई आर द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, मतलब वहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, ठीक है। और कैसा होगा, ग्रेडियंट बेस्ड होगा, मतलब हायर से लोअर होगा। तो उसके लिए हमें ग्रेडियंट का पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या हम बोलें कि उसका प्रेशर कितना है ये पता लगाना हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो तभी हमें क्या है कि यहाँ पे प्रेशर हमें यहाँ पे जो कंसीडर किया हुआ है, सिर्फ 2 गैसेस को हमने इंक्लूड किया है, क्योंकि 2 गैसेस जो है रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती है ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें, ठीक है। ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये देखा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, या हम बोले पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में, प्रेशर कितना है एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन का, ठीक है। या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ऑक्सीजन का जो है प्रेशर है, या हम बात करें कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है, जो टिश्यू है उसके अंदर ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम बता पाएंगे कि जो गैसेस है वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगी, या किस तरीके से डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये जो टेबल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, बहुत ही आसान है अगर आपको लर्न करना है। तो ये वैल्यूज़ कहाँ से आई है, ये पार्शियल प्रेशर कैसे आया है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। जो 760 mmHg है वो स्टैंडर्ड वैल्यू है, या हम बोले कि जो टोटल कितना अगर हम टोटल अमाउंट की बात करें एटमॉस्फेरिक को, अगर टोटल गैसेस को हम कंसीडर करें तो कितना प्रेशर मिला था 760 mmHg। और पार्शियल प्रेशर क्या है, इंडिविजुअल का कितना कंट्रीब्यूशन है, मतलब अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है उस प्रेशर के अंदर, यानी हम बात करें कि ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर है उसका कंट्रीब्यूशन, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो कितना निकलता है 159.6 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना पार्शियल प्रेशर 0.3, ठीक है, mmHg, ठीक है, जो यूनिट हम यूज करते हैं। तो ये जो टेबल है ये आप बना लीजिए। नेक्स्ट है सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड मेम्ब्रेन डिसाइड द रेट ऑफ डिफ्यूजन। सोल्युबिलिटी जो है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिफ्यूजन के अंदर। कहने का मतलब जिसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी उसका डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। जैसे CO2 है,
ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है किसके कंपेयर में, ऑक्सीजन के कंपेयर में। ठीक है, अगर बात करें तो 20-25% ज़्यादा होता है ऑक्सीजन CO2 का सॉल्युबिलिटी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफ्यूज़न है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा जल्दी हो जाता है किसके कंपेयर में, ऑक्सीजन के कंपेयर में। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है डिफ्यूज़न के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम एक डायग्राम की हेल्प से समझने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो है एल्वेलाई और कैपिलरी के बीच में एक्सचेंज होता है गैसेस का। ठीक है, तो यहाँ पे एक एल्वेलाई है, पास से इसके गुजरे कैपिलरी। सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। जो एल्वेलाई है वो सिंगल सेल से बना होता है, इसका जो वॉल है वो थिन होता है, हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, तो स्क्वेमस एपिथेलियम यानी कि सिंगल सेल से बना हुआ होता है। ठीक है, ये है कैपिलरी, यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, और एल्वेलाई और जो कैपिलरी है इसके बीच में थोड़ा स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस। ठीक है, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है जो हमने डिस्कस किया। अभी जो हमने टेबल डिस्कस की थी उसमें हमने पार्शियल प्रेशर जो है वो देखा था कि कौन सी जगह कितना पार्शियल प्रेशर है उस पर्टिकुलर गैस का। हमने देखा था कि एटमॉस्फेयर में जो पार्शियल प्रेशर है वो ऑक्सीजन का वो अलग है, एल्वेलाई में अलग है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अलग है, ऑक्सीजनेटेड में अलग है, टिश्यू में अलग है। ठीक है, तो वो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, वो अभी आपको जो है यहाँ पे यूज़फुल होने वाला है। हमने डिस्कस किया था जो एल्वेलाई है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 104 mmHg। PO2 का मतलब हुआ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कितना है 104 mmHg पार्शियल प्रेशर है किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, वहीं पे जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कितना है 40 mmHg। ठीक है, तो ये जो 104 mmHg है, 40 mmHg है, ये एक दो यूनिट ऊपर नीचे हो सकता है, किसी बुक में आपको 106 या 107 दिया रहता है। ठीक है, तो ये हमने एवरेज वैल्यू यहाँ पे ली है। ठीक है, तो 104 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एल्वेलाई के अंदर हम जो है बात कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पे ये जो है कैपिलरी, यहाँ पे अभी तक कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमने ये देखा था कि कितना पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का और कितना पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। कितना प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, हमने डिस्कस किया था 40 mmHg। और वहीं पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, 45 mmHg। तो आप यहाँ पे देखिए कि पार्शियल प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि जो गैसेस हैं कहाँ से हायर से लोअर ग्रेडियंट की तरफ मूव करती हैं। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और वहीं पे पार्शियल प्रेशर जो है एल्वेलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का वो कम है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ मूव करेगी, कैपिलरी से कहाँ मूव करेगी, एल्वेलाई में। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना है 104 mmHg ऑक्सीजन का, और वहाँ पे ये कैपिलरी के अंदर कितना है 40 mmHg, मतलब बहुत कम है, एल्वेलाई में ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव करेगी, एल्वेलाई से कैपिलरी के अंदर। ठीक है, तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वेलाई में चला गया और ऑक्सीजन क्या है एल्वेलाई से कैपिलरी के अंदर आ गया। ठीक है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, मतलब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, जो प्रेशर है वो चेंज हो गया। अब क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का 95 mmHg। ठीक है, 95 mmHg हो गया, और जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो हो गया 40 mmHg। क्लियर है, तो इस तरीके से जो है एक्सचेंज होता है गैसेस का एल्वेलाई और कैपिलरी के बीच में। हमने पढ़ा था कि हायर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट की तरफ जो है गैसेस मूव करती है। ठीक है, तो वो ये जो डिफ्यूजन है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, किस तरीके से हायर से लोअर की तरफ जो है गैसेस मूव कर रही है। इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से जो है एल्वेलाई और कैपिलरी के बीच में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही के अंदर। ठीक है, मेनली दो गैसेस जो है वो पार्टिसिपेट करती है ट्रांसपोर्ट में, या हम बोले रेस्पिरेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इन्हीं दो गैसेस का जो है ट्रांसपोर्ट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, जो मीडियम जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू होता है, वाया ब्लड। ठीक है, ब्लड ही वो मीडियम है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट हो पाती है बॉडी के अंदर।
सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अमाउंट किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, ठीक है। 70% जो है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। 20 to 25 जो होता है वो होता है आरबीसी के थ्रू, ठीक है। आरबीसी के थ्रू कितना हो रहा है 20 to 25%। नेक्स्ट है 7% मतलब रेस्ट जो बच गया वो होता है प्लाज्मा के थ्रू डिजोल्व फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ट्रांसपोर्ट होता है ह्यूमन की बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीजन का किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट मेजर फॉर्म की अगर हम बात करें तो होता है 97% हो रहा है किसके थ्रू, आरबीसी के थ्रू, ठीक है। आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के अंदर हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसका कलर रेड होता है। इसी की वजह से क्या है आरबीसी का कलर रेड हो रहा है, या हम बोल सकते हैं ब्लड का कलर क्या है, रेड होता है। अब जो हीमोग्लोबिन है ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। एक हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड करता है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड करता है, ठीक है। 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड करता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हमने बोला ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यही रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 97% जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, आरबीसी, ठीक है। नेक्स्ट बच गया रेस्ट जो परसेंटेज है, मतलब 3% जो है रेस्ट जो ऑक्सीजन बच गया उसका ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा के थ्रू डिजोल्व फॉर्म में। तो इस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन का किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से जो ऑक्सीजन है वो बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि जो बाइंडिंग एफिशिएंसी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो ज़्यादा होती है टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन के पास में 2 ऑप्शन है, एक तरफ है ऑक्सीजन दूसरी तरफ है कार्बन डाइऑक्साइड, तो हीमोग्लोबिन किसकी तरफ बाइंड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके बेसिस पे क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो किससे बाइंड करेगा, ऑक्सीजन पे, और फॉर्मेशन करेगा एक कॉम्प्लेक्स का जिसको हमने बोला ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो वो कंडीशंस क्या क्या है, वो फैक्टर क्या क्या है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए और पीएच कितना होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, अब ये हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इंडिविजुअल गैसेस का कितना प्रेशर है, यानी उसका कितना जो है कंट्रीब्यूशन है, तो उसको हमने बोला पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, मतलब उसकी अवेलेबिलिटी कम होनी चाहिए, अमाउंट उसका कम प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट पे उससे बाइंड कर पाएगा। दूसरा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हीमोग्लोबिन जो है वो बाइंड कर सके ऑक्सीजन से। नेक्स्ट है पीएच, यहाँ पर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कम है, मतलब एसिडिटी कम है, मतलब पीएच ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो पीएच क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर, टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो डिसोसिएट हो सकता है, डीजनरेट हो सकता है, तो इसलिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में, यानी हम बोलें कि जो ऑक्सीजन है वो किस तरीके से या किन कंडीशन में जो है बाइंड करना चाहिए, किससे, हीमोग्लोबिन से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में, ठीक है। किस तरीके से पार्शियल प्रेशर जब ऑक्सीजन का इंक्रीज होता है तो उसी के साथ में जो सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन का वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के पास में कितनी साइड प्रेजेंट है, 4 साइड प्रेजेंट है, ठीक है। और एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड करता है, इस तरीके से, ठीक है।
अब सैचुरेशन किस तरीके से इंक्रीज होती है हीमोग्लोबिन की, वो हम देखेंगे। एक हीमोग्लोबिन जो है उसके पास कितनी साइट प्रेजेंट है, 4 साइट प्रेजेंट है। जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे आके अटैच हो जाता है तो इसकी सैचुरेशन 25% इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि 4 साइट ही तो प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन के पास में। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे आके अटैच हो गया, इसका मतलब इसकी सैचुरेशन जो है 25% इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट मॉलिक्यूल जब आके अटैच होता है तो सैचुरेशन 50% इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, 50% सैचुरेशन जो है इंक्रीज हो गई। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से जब नेक्स्ट मॉलिक्यूल आता है तो 75% जो है इसकी सैचुरेशन इंक्रीज हो जाती है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट जब चारों के चारों मॉलिक्यूल बाइंड कर जाते हैं हीमोग्लोबिन पे, मतलब उसकी सैचुरेशन जो है 100% हो जाती है, क्योंकि चारों की चारी जो साइट है वो फिलअप हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से जो है वो बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ में। ठीक है, और ये जो बाइंडिंग होती है एक तरीके का ये कोऑपरेटिव प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस है, कोऑपरेटिव प्रोसेस है। कोऑपरेटिव प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि जो पहला जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करता है हीमोग्लोबिन पे, वो प्रोसेस बड़ा ही स्ट्रेसफुल होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही पहला मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन का बाइंड किया हीमोग्लोबिन पे, ये हेल्प करता है एक तरीके से, इसकी कन्फर्मेशन चेंज हो जाती है, और जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल आगे बाइंड करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वो प्रोसेस ईजियर होता है पहले वाले से। ठीक है, थर्ड प्रोसेस में ये होता है कि जो नेक्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन पे, वो प्रोसेस पहले वाले से भी ज़्यादा ईजियर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की। ठीक है, और ये जो कर्व होता है एक तरीके का सिग्मोइड कर्व होता है। कैसा कर्व है, सिग्मोइड। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो ऑक्सीजन की है वो बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन के साथ में, और किस तरीके से जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है किसका, ऑक्सीजन का ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर है यहाँ पे ऑक्सीजन का, वो इंक्रीज हो गया है, तो क्या है, सैचुरेशन भी इंक्रीज हो गई है। लेकिन टिश्यू में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वहाँ पे ज़्यादा होता है, क्योंकि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती रहती हैं टिश्यू के अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करता रहता है। ठीक है, तो साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जो बाइंडिंग एफिशिएंसी है वो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। मतलब अगर हीमोग्लोबिन के पास में ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, तो वो किससे बाइंड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से। टिश्यू के अंदर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन ज़्यादा है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन से कौन आके बाइंड कर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और वहाँ पे क्या है, ये जो ऑक्सीजन है वो इस तरीके से 1 बाय 1 डिसोसिएट हो जाएंगे, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाता है, और वापस से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन है, कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच करके कहाँ पे ले आएगा, है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा था, इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये मान लीजिए है टिश्यू, ठीक है, टिश्यू में क्या रहता है, पार्शियल प्रेशर यानी कि PCO2 ज़्यादा रहता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम रहता है। क्यों, क्योंकि जो टिश्यू है वो क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, उसके लिए उसे किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन उसे मिलता कहाँ से, Hb से। ठीक है, Hb जो है उसके ऊपर कितनी साइड प्रेजेंट है, 4, जिसपे ऑक्सीजन बाइंड रहता है। अब जो Hb है या हीमोग्लोबिन जो है ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का टिश्यू के पास में। ठीक है, तो जब टिश्यू जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, उसके लिए उसको रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की। ठीक है, और मेटाबॉलिक रिएक्शन जब परफॉर्म होती है तो वहाँ पे रिलीज होता है CO2 बनता है, ऑक्सीजन यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का वो इंक्रीज हो जाता है, और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का डिक्रीज रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, Hb ने जो ट्रांसफ़र किया ऑक्सीजन को किसके पास में, टिश्यू के पास में, तो यहाँ पे टिश्यू के पास में आने के बाद में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा है और O2 का कम है। यहाँ पे क्या होता है, O2 जो है वो डिसोसिएट हो गई है Hb से, और जो कंसंट्रेशन है
वो किसकी ज़्यादा रहती है, CO2 की, तो CO2 बाइंड कर जाता है इस पे, ठीक है, किस पे, हीमोग्लोबिन पे। कौन बाइंड कर गया, CO2। जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है या फिर हम बोले जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है वो जाकर कौन बाइंड कर जाता है, हीमोग्लोबिन पे बाइंड कर जाता है। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है पार्शियल प्रेशर की तो हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन बाइंड रहेगा, लेकिन वहीं पे अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो HB पे CO2 बाइंड कर जाएगा। टिश्यू के पास में आने के बाद यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा है और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम है, तो HB पे कौन बाइंड करेगा, CO2। अब जब ये CO2 ट्रांसफर हो जाएगा लंग के पास में तो लंग्स पे अवेलेबिलिटी किसकी है, पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा है, O2 का, तो वापस से O2 इस पे बाइंड कर जाएगा, ठीक है। हमने जब पढ़ा था पिछले वीडियो में, जो HB के ऊपर बाइंड रहता है O2, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स को हमने क्या बोला था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। वहीं पे ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है जहाँ पे हीमोग्लोबिन पे कौन बाइंड है, CO2, इसको हम बोलेंगे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्या बोला हमने, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, जहाँ पर हीमोग्लोबिन पे कौन बाइंड है, CO2, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ट्रांसफर हो जाता है CO2 का, ठीक है, किसके थ्रू, RBC के थ्रू, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन से किस तरीके से जो है CO2 का ट्रांसफर होता है, ठीक है। हमें पता है कि जो 70% अमाउंट है CO2 का वो किसकी फॉर्मेशन से ट्रांसफर होता है, बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन से, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से होता है। तो ब्लड के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या बोला हमने, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एक्चुअली ये प्रेजेंट कहाँ रहता है, RBC के अंदर, और कुछ अमाउंट इसका प्रेजेंट रहता है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। RBC और प्लाज्मा के अंदर जो है इसका कुछ अमाउंट प्रेजेंट रहता है। एक्चुअली में जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज बहुत ही ज़्यादा एक्टिव एंजाइम होता है। फंक्शन क्या होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज का वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो एक तरीके से हम रिएक्शन देखते हैं, CO2 प्लस H2O, ठीक है। ये एक रिएक्शन हम देखते हैं जिसमें क्या है, CO2 प्लस H2O कंबाइन करके फॉर्मेशन करते हैं किसका, H2CO3, किसकी प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में, ठीक है। वहीं पे जो H2CO3 है ये किसमें डिसोसिएट हो जाता है, HCO3 प्लस H प्लस आयन में, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में। ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। कहने का मतलब ये रिएक्शन तब होगी जब जो कंसंट्रेशन है वो CO2 का ज़्यादा हो। कहाँ ज़्यादा होता है CO2 का कंसंट्रेशन, टिश्यू के अंदर, मतलब ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, टिश्यू में, ठीक है, जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ CO2 ज़्यादा रहता है। अब जैसे CO2 का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, कहाँ पे होता है CO2 का कंसंट्रेशन कम, एल्वेलाई रीजन में, तो वहाँ पे जो है ये कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो जाएगा और CO2 रिलीज हो जाएगी बॉडी से बाहर, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म होता है। इसमें हेल्प कौन करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में जो है H2CO3 जो कॉम्प्लेक्स है उसका फॉर्मेशन हो रहा है और वापस से जो है डिसोसिएट हो जाता है HCO3 प्लस H प्लस आयन में, ठीक है। तो इस तरीके से मैकेनिज्म होता है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन है या ट्रांसपोर्टेशन है CO2 का और ऑक्सीजन का टोटली डिपेंड करता है ग्रेडियंट पे, या हम बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर पे, ठीक है। जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा उसी के बेसिस पे उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो आपको जो पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट है ये पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे किस तरीके से जो ऑक्सीजन है और CO2 है उसका ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। रेस्पिरेशन बेसिकली किस पे डिपेंड है, डिफ्यूजन पे, और डिफ्यूजन क्या है,
ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है कि हायर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट की तरफ जो है गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है या फिर मूव करती हैं गैसेस, ठीक है। तो रेस्पिरेशन भी टोटली किस पे डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर या किस तरीके से हीमोग्लोबिन से जो है बाइंड करेगा, जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा वही जो है हीमोग्लोबिन पे बाइंड करेगा। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा है कि किस तरीके से जो है CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी के अंदर। तो इस ऑफ रेस्पिरेशन किस तरीके से रेस्पिरेशन का कंट्रोल होता है, नर्वस कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल जो है हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन को अगर हम पढ़ें तो रेस्पिरेशन जो है दो तरीके से कंट्रोल होता है, पहला है नर्वस कंट्रोल, दूसरा है केमिकल कंट्रोल, ठीक है। तो वो हम पढ़ते हैं। पहला है नर्वस कंट्रोल, ठीक है, दूसरा है केमिकल कंट्रोल, ठीक है। नर्वस कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल दो तरीके से हम पढ़ेंगे। अगर नर्वस कंट्रोल की हम बात करें तो नर्वस कंट्रोल में 3 रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर पाए जाते हैं, ठीक है। 3 रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसको आप रिदमिसिटी सेंटर भी बोल सकते हो, रिदमिसिटी सेंटर भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। क्या होता है, नर्वस कंट्रोल में 3 रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर प्रेजेंट होते हैं जिसको आप रिदमिक सेंटर भी बोल सकते हो। कौन कौन से होते हैं ये सेंटर वो हम पढ़ते हैं। पहला होता है इंस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है, इंस्पिरेटरी सेंटर। दूसरा होता है एक्सपिरेटरी सेंटर, ठीक है, इंस्पिरेटरी सेंटर और एक्सपिरेटरी सेंटर। तीसरा आता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ठीक है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ठीक है। कितने सेंटर प्रेजेंट है, 3। कौन कौन से, इंस्पिरेटरी सेंटर, दूसरा है एक्सपिरेटरी सेंटर, तीसरा है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ठीक है। तो 3 तरह के सेंटर प्रेजेंट होते हैं अगर हम नर्वस कंट्रोल की बात करें, ठीक है। अब जो ये इंस्पिरेटरी सेंटर और एक्सपिरेटरी सेंटर है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन के मेडुला रीजन में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला रीजन में। और जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है ये प्रेजेंट रहता है पोन्स रीजन में, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है, पोन्स में। और जो ये इंस्पिरेटरी सेंटर और एक्सपिरेटरी सेंटर की अगर हम बात करें तो कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल कंट्रोल, ठीक है। तो केमिकल कंट्रोल करने के लिए जो स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम बोलते हैं कीमोसेंसिटिव बॉडीज, ठीक है। केमिकल कंट्रोल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कीमोसेंसिटिव बॉडीज। ये जो हैं ये भी 2 तरीके की होती हैं। पहला है कैरोटिड बॉडी, ठीक है, दूसरा है ओर्टिक बॉडी, ठीक है। तो इस तरीके से होता है केमिकल कंट्रोल, ठीक है। नर्वस कंट्रोल की बात करें हम तो इसमें 3 रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर प्रेजेंट होते हैं जिसको रिदमिसिटी सेंटर भी बोलते हैं। कौन कौन से हैं वो सेंटर, इंस्पिरेटरी सेंटर, एक्सपिरेटरी सेंटर और तीसरा है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ठीक है। जो इंस्पिरेटरी सेंटर और एक्सपिरेटरी सेंटर है मेडुला रीजन में प्रेजेंट है और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है वो कहाँ है, पोन्स रीजन में प्रेजेंट रहता है। केमिकल कंट्रोल के लिए 2 बॉडीज रिस्पॉन्सिबल होती है, पहला है कैरोटिड बॉडी, दूसरा है ओर्टिक बॉडी, ठीक है। तो ये जो है ओवरऑल व्यू होता है कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन का। टेबल आप बना लीजिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंस्पिरेटरी एरिया, ठीक है। तो जो इंस्पिरेटरी एरिया होता है वो 2 स्टेट में होता है। पहला आता है एक्टिव स्टेट, दूसरा आता है इनएक्टिव स्टेट, ठीक है। तो जो एक्टिव स्टेट है इस दौरान क्या होता है, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट। हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में पढ़ा था कि जब डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल जो प्रेजेंट होती है लंग्स के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, जिससे क्या होता है, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और कौन सा प्रोसेस होता है, इंस्पिरेशन, ठीक है। तो जब इंस्पिरेटरी एरिया एक्टिव होता है तब कौन सा प्रोसेस होता है, इंस्पिरेशन, ठीक है। हम जो ऑक्सीजन है वो अंदर लेते हैं, कितनी देर के लिए, 2 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है जब इंस्पिरेटरी एरिया जो है एक्टिव होता है। दूसरा आता है इनएक्टिव स्टेट, जब ये इनएक्टिव स्टेट में होता है, ठीक है। उस वक्त क्या होता है, डायफ्राम एंड
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स, ठीक है। जब डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है रिलैक्स हो जाती हैं तो जो कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सपिरेशन, ठीक है। फॉलोड बाय इलास्टिक रिकॉइल बाय चेस्ट वॉल एंड लंग्स, ठीक है। वापस से जो है नॉर्मल कंडीशन में हो जाता है और जो लंग्स होते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन में या फिर रेस्ट पोजीशन पे आ जाते हैं, ठीक है। इस दौरान कौन सा प्रोसेस हुआ, एक्सपिरेशन। और जब इंस्पिरेटरी एरिया एक्टिव स्टेट में होता है तो कौन सा प्रोसेस हुआ, इंस्पिरेशन। कितनी देर के लिए एक्टिव है, 2 सेकंड के लिए। कितनी देर के लिए इनएक्टिव है, 3 सेकंड के लिए। तो इंस्पिरेशन में कितना टाइम लगता है, 2 सेकंड का, और एक्सपिरेशन में कितना टाइम टेकिंग होता है, 3 सेकंड का, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। इसमें हमने पढ़ा इंस्पिरेटरी एरिया के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सपिरेटरी के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सपिरेटरी एरिया के बारे में, ठीक है। तो जो एक्सपिरेटरी एरिया होता है उसका एक्टिवेशन जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, इंस्पिरेटरी एरिया के ऊपर। अगर इंस्पिरेटरी एरिया जो है एक्टिव है तो जो एक्सपिरेटरी एरिया है वो भी एक्टिव हो जाता है। पहला पॉइंट है एक्टिवेशन डिपेंड अपॉन इंस्पिरेटरी एरिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल कोस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक्सपिरेटरी एरिया जो है एक्टिव हो जाता है तो इंटरनल कोस्टल मसल जो होती हैं और जो एब्डोमिनल मसल होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है, फोर्सफुल एक्सेलेशन होता है, ठीक है। एक्सपिरेटरी एरिया की वजह से क्या होता है, या फिर एक्सपिरेटरी एरिया वर्क कब करता है, ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग। जब आप फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हो तो ही जो है जो एक्सपिरेटरी एरिया जो है वो वर्क करता है, ठीक है। तो ये था एक्सपिरेटरी एरिया के बारे में। नर्वस कंट्रोल में थर्ड रेस्पिरेटरी सेंटर जो प्रेजेंट होता है वो है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन के पोन्स रीजन में जो है वो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर प्रेजेंट रहता है। इससे पहले हमने इंस्पिरेटरी सेंटर और एक्सपिरेटरी सेंटर पढ़े थे, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेडुला रीजन में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर के बारे में, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज इट इंक्रीजेस द ब्रीदिंग रेट। जब आप एक्सरसाइज करते हो या हैवी वर्क करते हो या रनिंग करते हो उस दौरान क्या है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है वो क्या काम करता है, जब एक्सरसाइज करते हो आप तो ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करने का काम किसका है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर का, ठीक है। नेक्स्ट है इट कोऑर्डिनेट द ट्रांजिशन बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है। तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो है वो कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, ट्रांजिशन, कोऑर्डिनेट द ट्रांजिशन बिटवीन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। आप इनहेलेशन जो करते हो, एक्सहेलेशन करते हो, उसमें जो ट्रांजिशन का कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर का, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं केमिकल कंट्रोल किस तरीके से होता है रेस्पिरेशन का, ठीक है। 2 स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। पहला था कैरोटिड बॉडी, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होती है, एट द बेस ऑफ कैरोटिड साइनस, ठीक है। ओर्टिक बॉडी एट द बेस ऑफ ओर्टा, ठीक है। ओर्टिक बॉडी की जो है पोजिशन कहाँ है या कहाँ प्रेजेंट होता है, एट द बेस ऑफ ओर्टा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं और किस तरीके से ये वर्क करती है। तो जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, स्टिमुलेशन ऑफ द बॉडी, यानी कि कैरोटिड बॉडी और ओर्टिक बॉडी स्टिमुलेट कर जाती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सपिरेटरी मसल गेट स्टिमुलेटेड, यानी कि एक्सपिरेटरी मसल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जब कैरोटिड बॉडी और ओर्टिक बॉडी स्टिमुलेट हो गई उसी की वजह से क्या होता है, एक्सपिरेटरी मसल जो है होती हैं वो भी स्टिमुलेट कर जाती हैं, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कीमोसेंसिटिव बॉडी आर लेस सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, ठीक है। कीमोसेंसिटिव बॉडी यानी कि कैरोटिड बॉडी और ओर्टिक बॉडी जो होती है वो लेस सेंसिटिव होती हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस से, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो कैरोटिड बॉडी और ओर्टिक बॉडी है वो लेस सेंसिटिव है ऑक्सीजन के लिए और मोर सेंसिटिव है किसके लिए, CO2 की प्रेजेंस के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली पढ़ा कि किस तरीके से ओवरऑल कंट्रोल होता है रेस्पिरेशन का, नर्वस कंट्रोल और जो है केमिकल कंट्रोल। तो बेसिकली हम अस्थमा क्या होता है वो पढ़ेंगे, क्या क्या कोज होते हैं अस्थमा के और किस तरीके से हम अस्थमा को ट्रीट कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं कि अस्थमा होता क्या है, ठीक है। अस्थमा इज ए कंडीशन इन विच एयरवेज नैरो एंड स्वेल्स एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस। अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो एयरवेज होता है या फिर हम बोले सांस लेने की नली है वो संकरी हो जाती है या फिर उसमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है।
जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा म्यूकस पैदा करना शुरू कर देती है और फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। उस कंडीशन को हमने बोला अस्थमा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इन दैट पेशेंट फील फेसेस ऑफन कफिंग, कंजेशन इन द चेस्ट और ब्रीदिंग प्रॉब्लम। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं या फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। ऑफन जो है कफिंग फील होता है, ठीक है, कंजेशन इन द चेस्ट यानी कि जो चेस्ट है उसमें भारीपन अक्सर फील होता है, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एलर्जेंस। एलर्जेंस वो होते हैं जो कि एलर्जी क्रिएट करते हैं। ठीक है, एलर्जी हमें कहीं भी हो सकती है, लाइक स्किन पे, आइज़ में। ठीक है, तो ये जो कुछ फैक्टर हैं जो कि एलर्जी कोज करते हैं। ग्रास, डस्ट, स्मोक, वीड पोलन, इन सब से क्या है, एलर्जी हो सकती है। नेक्स्ट है ट्रिगरिंग फैक्टर्स। ट्रिगरिंग फैक्टर वो है जो एक तरह की अस्थमा को सीवियर कंडीशन में या फिर हम बोलते हैं अस्थमा को बढ़ावा देते हैं। एयरवेज इरिटेंट, जो कि सांस लेने की नली में इरिटेशन पैदा करते हैं। तो कुछ यहाँ पे फैक्टर है जैसे कि एयर पोल्यूटेंट्स जो होते हैं उनसे जो है इरिटेशन पैदा हो जाती है। कोल्ड, बहुत ज़्यादा अगर सर्दी पड़ रही है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, एक्सेस ऑफ हीट, वेदर चेंजेस, मौसम जब बदलते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑडर, बहुत तीखी और तेज़ अगर स्मेल आती है तो उससे भी जो है एक तरीके से अस्थमा अटैक हो सकता है। या फिर परफ्यूम की हम बात करें, बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, ठीक है, बहुत तेज़ उसकी स्मेल आ रही है, तो वो भी जो है अस्थमा को बढ़ावा दे सकता है। कुछ और चीज़ें जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज आपने कर ली तो भी क्या है, अस्थमा अटैक आ सकता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो या फिर इमोशनल अपसेट हो रहे हैं, अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, तो भी क्या है, अस्थमा की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, फिर हम बोले अस्थमा अटैक आ सकता है। ठीक है, या फिर आपके जो साइनस होता है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है तो भी क्या है, अस्थमा अटैक आ सकता है। मेडिकेशन यानी कि कुछ दवाइयाँ अगर चल रही हो आपकी, ठीक है, या वायरल रेस्पिरेटरी ट्रैक या फिर कुछ वायरल इन्फेक्शन हो जाए अगर सांस लेने की नली में, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स, इसमें क्या होता है, मान लीजिए कभी आप खाना खा रहे हो, ठीक है, तो कभी कभी जो है खाना या कुछ भी पार्टिकल उसका सांस लेने की नली में चला जाता है तो भी अटैक आ सकता है। तो यहाँ पर हमने कुछ फैक्टर देखे जो कि अस्थमा क्या होता है वो हमने देखा, और क्या क्या फैक्टर हैं जो उसको कोज करते हैं या उसको बढ़ावा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू रख रहे हैं, आप इसको नेक्स्ट हम देखते हैं जो कंडीशन है अस्थमा की वो किस तरीके से अराइज होती है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन पैदा हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, स्वेलिंग ब्रोंकियल मेम्ब्रेन, यानी कि जो ब्रोंकियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या होता है, सूजन आ जाती है। ठीक है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, एयरवे मसल कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि उसके अंदर भी जकड़न आ जाती है, सांस लेने की जो नली है उसके अंदर भी, या फिर मसल जो होती है उसके अंदर क्या है, जकड़न आ जाती है। ठीक है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो जाता है जिसकी वजह से कफ बन जाता है। ठीक है, तीनों ही चीज़ों की वजह से क्या होता है, नैरोइंग ऑफ द एयरवेज। ठीक है, तो सांस लेने की नली है वो संकरी हो जाती है, और वो संकरी हो गई जिसकी वजह से क्या होता है, कफिंग, ठीक है, और विजिंग यानी कि कफिंग मतलब खांसी पैदा हो जाती है, या फिर जब हम बोलते हैं तो आवाज़ भी जो है एक तरीके से अजीब सुनाई देती है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अराइज होती है। सीवियर कंडीशन में ये चीज़ क्या बन जाती है, अस्थमा का रूप ले लेती है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, किस तरीके से जो है हम अस्थमा को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अस्थमा का जो ट्रीटमेंट है वो वेरी करता है कि कितना सीवियर पेशेंट को अस्थमा है या किस कंडीशन में है। सबसे पहले उसको क्लासीफाई करना ज़रूरी होता है, उसके बेसिस पे ही जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को। ठीक है, और जो अटैक है अस्थमा का वो कभी भी हो सकता है, दिन में भी, रात में भी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्लासिफाई करना जरूरी होता है कि किस टाइप का अस्थमा है और किस कंडीशन में पेशेंट है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम पढ़ें कि मेडिकेशन से किस तरीके से हम क्योर कर सकते हैं अस्थमा का। पहला आता है क्विक रिलीफ मेडिकेशन। इसकी बात करें तो हमने पढ़ा था इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर या फिर एयरवेज के अंदर, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो क्विक रिलीफ मेडिकेशन में होता क्या है, जो इन्फ्लेमेशन पैदा हो गई उसको कम किया जाता है मेडिसिन से। इन्फ्लेमेशन कम हो गई तो जो एयरवेज हैं वो ओपन हो गए, प्रॉपर जो है हमें ऑक्सीजन मिल पा रही है और हमें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से भी जो है हम ट्रीट कर सकते हैं अस्थमा को। दूसरा आता है एलर्जी मेडिकेशन। हमने पढ़ा था बहुत सारे एलर्जन जो है वो भी क्या करते हैं, कोज करते हैं अस्थमा। तो एलर्जी मेडिकेशन में हम क्या करते हैं, एलर्जी सोर्स देते हैं। तो एक तरीके से बेसिकली क्या है ये, इम्यूनोथेरेपी।
इसमें आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट किया जाता है। इम्यून सिस्टम अगर बूस्ट हो गया तो सारे के सारे एलर्जन जो हैं उनसे वो फाइट करने में कैपेबल हो पाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो भी अस्थमा हमें हो रहा है एलर्जी की वजह से वो ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे डॉक्टर जो हैं वो इन्हेलर भी सजेस्ट करते हैं पेशेंट को, तो वो बहुत सारे मिथ ये भी हैं कि इन्हेलर की आदत हो जाती है पेशेंट को, बट ऐसा नहीं है, वो भी एक तरीके का ट्रीटमेंट ही है अस्थमा के लिए, ठीक है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से हम जो है अस्थमा को क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ जाती है अगर टाइम से हम अस्थमा का ट्रीट नहीं करें तो, ठीक है। अस्थमा को अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो वो एक सीवियर कंडीशन में चला जाता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। पहला आता है स्टेटस अस्थमैटिक्स। इसमें क्या होता है, बेसिकली एक्यूट अस्थमा अटैक आ जाता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं अगर अस्थमा को प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया गया या फिर टाइम से ट्रीट नहीं किया गया तो एक्यूट अस्थमेटिक अटैक आ सकता है। दूसरा आता है रेस्पिरेटरी फेल्योर। आपका जो श्वसन तंत्र है वो फेल हो सकता है एज बिकॉज हमें प्रॉपर जो है ऑक्सीजन हमारी लंग्स को या फिर हमारी बॉडी को नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। दूसरा आता है निमोनिया। हमें पता है कि जो अस्थमा है उसके अंदर क्या है, एक्सेस ऑफ म्यूकस सिक्रीट होने लग जाता है, हम बोले कफ पैदा होने लग जाता है। वो कफ जाकर के कहाँ जमा हो जाता है, लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से कंडीशन अराइज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं निमोनिया, ठीक है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आ जाती हैं जब हम टाइम से या फिर प्रॉपर तरीके से अस्थमा का ट्रीटमेंट नहीं ले तो, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरीके से अस्थमा को हम ट्रीट कर सकते हैं, अस्थमा कोज होता है, एक्चुअली में अस्थमा होता क्या है, ठीक है। तो इस टॉपिक है एम्फिसीमा, जिसमें हम एम्फिसीमा क्या होता है, उसके सिम्टम क्या क्या होते हैं और किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है वो पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने अस्थमा के बारे में पढ़ा था, इस वीडियो में हम एम्फिसीमा के बारे में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एम्फिसीमा जो है वो क्या है, एक तरीके का लंग डिजीज़ आप इसको बोल सकते हो या फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी इसको बोला जा सकता है। जिस तरीके से हमने अस्थमा में पढ़ा था कि अस्थमा क्या होता है, क्या क्या सिम्टम होते हैं अस्थमा के, किस वजह से अस्थमा होता है और किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उसी तरीके से हम एम्फिसीमा के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो टर्म है एम्फिसीमा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ब्लोन अप और फुल ऑफ एयर, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो डिजीज है एम्फिसीमा, इसमें होता क्या है, इट इज़ अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द एल्वुलाई, ठीक है। जब हमने मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा था तब हमने पढ़ा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो किस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज होता है, फॉर एग्जांपल ये है ब्रोंक्यूल्स, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है एल्वुलाई, ठीक है। इस तरीके से एल्वुलाई यहाँ पे प्रेजेंट है जहाँ पे क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा, ठीक है। ये एल्वुलाई प्रेजेंट है। तो जो कोई भी मान लीजिए ब्लड स्ट्रीम यहाँ से गुजर रही है, ठीक है, तो जो भी ब्लड के अंदर CO2 प्रेजेंट है वो चला जाएगा कहाँ पे, एल्वुलाई रीजन में, और जो एल्वुलाई के अंदर O2 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो आ जाएगा कहाँ पे, ब्लड के अंदर। तो इस तरीके से जो है गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था। ये किस पे डिपेंड था, प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड था, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम है ये एम्फिसीमा, ये जो डिजीज़ है, इसमें होता क्या है, जो वॉल होती है एल्वुलाई की उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। अगर नॉर्मल आप सेक्शन देखो एल्वुलाई रीजन का तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये थिन वॉल प्रेजेंट है एल्वुलाई की, ये मान लीजिए म्यूकस प्रेजेंट है यहाँ पे, और ये है ओपन एयरवेज, ठीक है। इस तरीके से प्रेजेंट है एल्वुलाई का अगर हम सेक्शन देखें तो यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स में एक इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो फाइबर है इसका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली ये एक तरीके से एक्सपेंशन और डिफ्लेक्शन में काम करता है, ठीक है। जब एल्वुलाई एक्सपेंड करते हैं और वापस जो है अपनी शेप में आते हैं, किस वजह से आते हैं, ये इलास्टिक फाइबर जो होता है उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हमने अभी प्रॉब्लम डिस्कस की थी एम्फिसीमा, इस डिजीज़ में एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीज,
ठीक है। वो प्रोटीज एक तरीके से एक्ट करता है इस फाइबर के ऊपर, जिसकी वजह से जो एल्वलाई है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है और उसकी जो वॉल है डिस्ट्रक्शन हो जाता है उसका, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, ये जो प्रॉब्लम है एम्फिसीमा ये अराइज होती है, ठीक है। अगर हम ये हमने नॉर्मल टीएस देखा है, नॉर्मल सेक्शन हमने देखा है ब्रोंक्यूल्स का, लेकिन अगर हम देखें जो एम्फिसीमा है उसमें एल्वलाई किस तरीके से हमें दिखाई देगा, इस तरीके से। ये जो वॉल है ये इन्फ्लेमेट हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन इन द वॉल, ठीक है। ये वॉल जो है ये भी थिक हो जाएगी और जो मुकस है वो भी थिक हो जाएगा, ठीक है। और जो आप रीजन देख रहे हो ओपन एयरवेज का, ये भी देखो कितना छोटा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से एक तरीके से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है एम्फिसीमा में। तो ये ऑल ओवर हमने देखा कि एम्फिसीमा में एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एम्फिसीमा के सिम्टम क्या होते हैं और किस वजह से एम्फिसीमा होता है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कॉजेस, किन किन कारणों की वजह से एम्फिसीमा हो सकता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इरिटेंट्स, काफ़ी लंबे समय तक इन इरिटेंट्स के संपर्क में रहने से जो चांसेस होते हैं एम्फिसीमा होने के वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो इरिटेंट्स क्या क्या है, सिगरेट स्मोक, यानी कि जो भी व्यक्ति बहुत टाइम तक सिगरेट स्मोक करता है उसको चांसेस जो होते हैं एम्फिसीमा होने के वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अगला है एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन की वजह से भी जो है एम्फिसीमा हो सकता है, क्योंकि एयर के अंदर बहुत सारे ऐसे एयर पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं जो कि एम्फिसीमा कोज कर सकते हैं। अगला है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू इंडस्ट्रियल डस्ट आर द मोस्ट कॉमन इरिटेंट, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रीज होती हैं उससे निकलने वाला स्मोक या फिर जो डस्ट होती है वहाँ पे, ठीक, उनकी वजह से जो है वो भी एम्फिसीमा हो सकता है। तो बेसिकली जो वर्कर वहाँ पे काम करते हैं उनको जो एम्फिसीमा होने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। अगला है सम डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोलर सैक्स मे बी कॉज्ड बाय एन एंजाइम इम्बैलेंस, ठीक है। तो हमने अभी देखा था कि एंजाइम इम्बैलेंस अगर हो जाए बॉडी के अंदर तो भी एम्फिसीमा हो सकता है। जैसे प्रोटीज एंजाइम है उसकी वजह से क्या हो रहा था, वहाँ पे जो एल्वियोलाई वो है उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा था, राइट। अभी जैसे कि अगर हम देखें तो इस तरीके से जो है एल्वियोलाई प्रेजेंट है, जो इनके बीच में वॉल है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो ये एक पूरा कंप्लीट चैम्बर यहाँ पे बना लेती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो सरफेस एरिया होता है लंग्स के अंदर वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। उस डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, जो पेशेंट होता है एम्फिसीमा जिसको भी होता है उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, राइट। तो ये होता है एम्फिसीमा के अंदर। अब हम देखते हैं कि एम्फिसीमा का ट्रीटमेंट आप किस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एम्फिसीमा, किस तरीके से एम्फिसीमा है उसको ट्रीट किया जा सकता है, फिर उसका इलाज किया जा सकता है या फिर उसके चांसेस कम किए जा सकते हैं। पहला आता है सिसेशन ऑफ स्मोकिंग। अगर किसी को पहले से एम्फिसीमा है तो स्मोकिंग को रोक के एक तरीके से उसको ट्रीट किया जा सकता है, या फिर आपको दिख रहा है कि चांसेस हो सकते हैं एम्फिसीमा होने के, तो जो स्मोकिंग उसको डिसकंटिन्यू करके भी एक तरीके से उसका प्रिवेंशन किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ अदर इन्वायरमेंटल इरिटेंट्स। इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे मौजूद इस तरह के इरिटेंट्स जो कि कोज करते हैं एम्फिसीमा को, ठीक है। तो उनका भी रिमूवल क्या कर सकता है, एक तरीके से हेल्प करता है एम्फिसीमा को ट्रीट करने में। एक्सरसाइज ट्रेनिंग अंडर केयरफुल मेडिकल सुपरवाइजर, जो भी डॉक्टर एक तरीके से एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं, एक्सरसाइज बताते हैं, उसको एक तरीके से प्रॉपरली जो है फॉलो अप करना चाहिए। तो ये भी एक तरीके का ट्रीटमेंट होता है एम्फिसीमा का। नेक्स्ट है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जो रिलीफ देती है एम्फिसीमा में। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ब्रोंको डायलेटर्स, ठीक है। तो ये जो ब्रोंको डायलेटर्स है एक तरीके से इनहेलर्स होते हैं जो कि आपका जो पेसेस होता है एयरवेज उसको उसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, जैसे कि ट्रेकिया या ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो वो जो एक तरीके से ऑक्सीजन है उसको प्रॉपर तरीके से पहुंचा सकता है लंग्स के अंदर। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन थेरेपी। तो जो ये डिजीज़ है, ठीक है, इसमें क्या होता है ऑक्सीजन का कमी हो जाता है बॉडी के अंदर,
ठीक है। तो ऑक्सीजन थेरेपी वही काम करता है कि प्रॉपर आपकी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की उसका सप्लाई करता है। ठीक है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट्स हमने देखे एम्फिसीमा के, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है एक तरीके से ट्रीट किया जा सकता है एम्फिसीमा को या प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।